बहुत सारे बच्चों और पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग वो खुद से मैनेज कर सकते हैं। कोचिंग सारी दुनिया समझती है, सब बच्चे कोचिंग करते हैं, बट काउंसलिंग बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि एक तो ये तो बहुत सिंपल प्रोसेस है और कोई भी इस प्रोसेस को इजीली अपने आप से खुद से मैनेज कर सकता है। ऐसा नहीं है। मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। देखिए, कॉम्प्लेक्स का मतलब ये नहीं है कि वो करप्ट प्रोसेस है। करप्शन का अब मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग में कोई रोल नहीं है। ये मैं बात शुरू में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि हमारे देश में MBBS की किसी भी सीट के लिए सिवाय काउंसलिंग के और कोई तरीका नहीं है एडमिशन का। हमारे देश में MBBS के लिए कोई डायरेक्ट एडमिशन नहीं है और कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि जब अगर आप नीट क्वालिफाई नहीं हुए हों और आपको MBBS की सीट मिल जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और मेडिकल एडमिशन में जितनी ट्रांसपेरेंसी और जितनी क्लैरिटी अब है, उसमें करप्शन का कोई स्कोप नहीं है। ये चीज़ शुरू में हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अगर आपके दिमाग में अभी भी कोई ऐसा डाउट है कि करप्शन से कोई सीट अब मिल सकती है, डोनेशन से कोई सीट मिल सकती है, सेटिंग से कोई सीट मिल सकती है, तो प्लीज़ उन सभी सोच को अब ख़त्म कर दीजिए। मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग एक बहुत फेयर प्रोसेस है और उस फेयर प्रोसेस में कैसे आपको नेविगेट करना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है। जब हम मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग की बात समझते हैं तो हमें यह समझना जरूरी होता है कि मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग क्या है। क्या, जैसे अगर हम काउंसलिंग जो हम एक वर्ड समझते हैं वो एक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग से बात समझते हैं, क्या इसमें कोई इंटरव्यू इन्वॉल्व है, क्या ये कोई एक इंटरेक्शन इसमें कोई होती है कि कोई कॉलेज वाला आपको आपके इंटरेक्शन के बेस पे, कम्युनिकेशन के बेस पे आपको सीट देता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। काउंसलिंग सिर्फ एक प्रोसेस का नाम है। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस में सिर्फ 4 स्टेप्स हैं। प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप होता है एप्लीकेशन, जिसमें आप रजिस्ट्रेशन करते हैं किसी भी काउंसलिंग के लिए। दूसरा स्टेप होता है कि आप उसमें रजिस्टर करने के बाद जो कॉलेजेस उस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन कॉलेजेस को आपको एक चॉइस ऑर्डर में बनाना होता है। तीसरा, उस काउंसलिंग के 4 राउंड्स होते हैं, उन राउंड्स को आपको समझना होता है और मैनेज करना होता है। और चौथा क्रिटिकल चीज जो होती है वो है कि उस काउंसलिंग से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेलिटीज हैं वो आपको कंप्लीट करनी होती है। किसी भी तरीके का कोई इसमें कम्युनिकेशन, इंटरव्यू, कोई किसी चीज का कोई रोल नहीं होता है। ना ही इस पूरे प्रोसेस में कोई भी एक थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता है। दिस इज अ कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट प्रोसेस बिटवीन द काउंसलिंग एजेंसी एंड द स्टूडेंट। जो एथिकल काउंसलर्स, जो प्रोफेशनल काउंसलर्स होते हैं, वो हर बच्चे को गाइड करते हुए उसके एप्लीकेशन प्रोसेस को उस बच्चे के थ्रू ही एग्जीक्यूट करवाते हैं। वो किसी भी हालत में उस प्रोसेस को खुद से ओन अप नहीं कर पाएंगे और ना ही उनको करना चाहिए। और क्यों नहीं करना चाहिए ये हम डिस्कस करेंगे एक वीडियो में, जहाँ पे हम स्पेसिफिकली इस बात पे बात करेंगे कि हाउ डू वी आइडेंटिफाई अ प्रोफेशनल एडमिशन काउंसलर। तो अगर हम मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग की बात करें तो आपको मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग का, जैसे मैंने आपको बताया, इट्स अ नेम ऑफ अ प्रोसेस, राइट? एंड व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस प्रोसेस? द सिंपल आउटकम ऑफ दिस प्रोसेस इज सीट अलॉटमेंट। देखिए, अब यहां पे 2 चीजें आपको समझने की जरूरी है। जो भी काउंसलिंग एजेंसी होगी उसका काम सिर्फ सीट अलॉटमेंट होना है। उस मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड, उस मेडिकल सीट से रिलेटेड कोई भी डिसीजन मेकिंग काउंसलिंग एजेंसी की नहीं होती है। उसकी फीस कितनी होगी, उसकी एलिजिबिलिटी कितनी होगी, उसके लिए फॉर्मेलिटीज होंगी, वो सब उस रिस्पेक्टिव स्टेट DGME का पर्सपेक्टिव होगा। तो इसलिए किसी भी काउंसलिंग एजेंसी का कोई रोल नहीं होता उस कॉलेज की फीस, सर्विस बॉन्ड, डॉक्यूमेंट्स उनको लेके। जो ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी उस कॉलेज की होंगी वो उस स्टेट की DGME से डिसाइड होंगी, ना कि काउंसलिंग एजेंसी से। तो काउंसलिंग बेसिकली क्या है? हमारे देश में 2 तरह की काउंसलिंग्स होती हैं। एक होती है MCC की काउंसलिंग, जिसको बहुत सारे लोग सेंट्रल काउंसलिंग भी समझते हैं, और दूसरी होती है स्टेट काउंसलिंग। इन 2 काउंसलिंग्स को समझने के लिए हमें यह समझना जरूरी है कि हमारे देश में 4 तरह के मेडिकल कॉलेजेस मिलते हैं।
एक जिसको हम कहते हैं INIs, इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जैसे एम्स, जिपमर, BHU, AMU, ये इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है। AFMC भी उसी का एक पार्ट कह सकते हैं हम। दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। तीसरा होता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, और चौथा होता है डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस। एक्चुअली दे आर कॉल्ड डीम्ड यूनिवर्सिटीज। नाउ अगर हम समझें कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और डीम्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में क्या फर्क होता है, तो देखिए बहुत सिंपलिस्टिकली अगर मेरे को आपको समझाना हो तो एजुकेशन में 5 स्टेजेस होती हैं। एजुकेशन कोई भी अगर हम डोमेन की बात करें तो सबसे पहले एक कोर्स का डिजाइन होगा, फिर उस कोर्स की डेवलपमेंट होगी, फिर उस कोर्स की डिलीवरी होगी, फिर उस डिलीवरी के बेस पे एक इवैल्यूएशन होगा, और उस इवैल्यूएशन के बेस पे एक अवार्ड ऑफ डिग्री होगी जिसको हम एक्रेडिटेशन बोलते हैं, राइट। जो कॉलेज होता है उसके पास सिर्फ डिलीवरी की अथॉरिटी होती है। वो ना ही इवैल्यूएट कर सकता है, ना ही डिग्री अवार्ड कर सकता है, ना ही कोर्स डेवलप कर सकता है, ना डिजाइन कर सकता है। जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं उनके पास ये सारी पावर्स होती हैं। वो कोर्स डिजाइन से लेके कोर्स एक्रेडिटेशन तक सब कुछ उनके पास पावर होती है कि वो कर सकते हैं। उससे क्या डिफरेंस क्रिएट होता है? उससे डिफरेंस ये क्रिएट होता है कि एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बनिस्बत उसके कंपैरिजन में डीम्ड यूनिवर्सिटीज में ज़्यादा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक क्वालिटी बेटर मिल सकती है। देखिए यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बात कहें, चाहे हम प्राइवेट कॉलेज के बारे में बात कहें, चाहे हम डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस के बारे में बात कहें, तीनों ही कैटेगरीज में अच्छे कॉलेजेस भी हैं और कुछ सबस्टैंडर्ड कॉलेजेस भी हैं। तो सिर्फ एक क्लासिफिकेशन से कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता है कि हम ये कहें कि सारे डीम्ड अच्छे हैं या सारे प्राइवेट अच्छे हैं या सारे गवर्नमेंट अच्छे हैं। यू विल हैव गुड गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड बैड गवर्नमेंट कॉलेजेस, and you will have good private colleges and you will have bad private colleges as well. तो इन 4 कॉलेजेस में जो भी सीट अलॉटमेंट होगी वो सिर्फ 2 तरीके से होगी। या तो वो MCC की एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू होगी या आपकी स्टेट की एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू होगी। MCC कौन कौन से सीट्स को अलॉट करता है? हमारे देश में जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, लास्ट काउंट तक देयर वर अबाउट 357 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। तो वो सभी के सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की 15% सीटें जो होती हैं उसको हम ऑल इंडिया कोटा बोलते हैं। उसकी जो सीट अलॉटमेंट होती है वो MCC के थ्रू होती है। और दूसरा, जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं उसकी भी सारी सीट्स अलॉटमेंट MCC करता है, और INIs की भी सारी सीट अलॉटमेंट 2020 के बाद से MCC के पास है। तो 3 तरह की सीटें MCC कंडक्ट करता है, MCC फिल करता है। पहला आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटीज, दूसरा आपका INIs, और तीसरा आपका ऑल इंडिया कोटा ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। दूसरी जो काउंसलिंग होती है जिसको हम बोलते हैं स्टेट काउंसलिंग। स्टेट काउंसलिंग क्या करता है? वो 85% ऑफ द स्टेट कोटा, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस का जो उस स्टेट में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, सिर्फ उस स्टेट में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसके 85% सीट, क्योंकि 15% तो आपके ऑल इंडिया कोटा में चली गई, 85% जो बची उनकी फिलिंग प्लस जितने भी उस स्टेट में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उन सब की सीट अलॉटमेंट स्टेट काउंसलिंग एजेंसीज करती हैं। अब दोनों में बेसिक फर्क क्या है? जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये है कि MCC इज डोमिसाइल इंडिपेंडेंट, डोमिसाइल फ्री। डोमिसाइल फ्री मतलब आपको वहां पे कोई डोमिसाइल प्रूफ नहीं चाहिए। कोई भी बच्चा किसी भी स्टेट का डोमिसाइल हो वो MCC में पार्टिसिपेट कर सकता है, एज लॉन्ग एज ही और शी हैज क्वालिफाइड द नीट। उसको सिर्फ नीट को क्वालिफाई होना जरूरी है, और उसके बाद वो नीट क्वालिफाई करने के बाद वो MCC में पार्टिसिपेट कर सकता है। बट जो स्टेट मेडिकल काउंसलिंग होती है उसके लिए आपको डोमिसाइल की जरूरत होती है। उस डोमिसाइल के बेस पे ही आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 तरह के मेडिकल कॉलेजेस की फिलिंग स्टेट कर रही है। एक होती है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस 85% सीट्स, और दूसरा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। बहुत सारे स्टेट्स स्पेशली फॉर देयर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस वो नॉन डोमिसाइल को भी अलाउ करते हैं। हर स्टेट के इस बारे में अलग अलग रूल्स हैं।
कुछ स्टेट्स पूरी तरह से ओपन है, कुछ स्टेट्स पार्शियली ओपन है, कुछ स्टेट्स कंडीशनल ओपन है और कुछ स्टेट्स क्लोज्ड हैं, राइट। तो ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि एमसीसी की जो काउंसलिंग है वो डोमिसाइल फ्री है, डोमिसाइल इंडिपेंडेंट है, और जो स्टेट काउंसलिंग होती हैं वो डोमिसाइल डिपेंडेंट होती हैं। यहां पे मैं एक बात आपको जरूर हाईलाइट करना चाहूंगा कि स्टेट काउंसलिंग्स के थ्रू अगर आप किसी दूसरे स्टेट में एडमिशन लेने की बात करते हैं तो आप सिर्फ प्राइवेट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। गवर्नमेंट के लिए अनलेस एंड अनटिल कुछ कोटाज होते हैं, जैसे एनआरआई कोटा। अगर आपका एनआरआई कोटा है तो आपकी गवर्नमेंट के लिए भी कुछ स्टेट्स में एलिजिबिलिटी बन सकती है, बट अदरवाइज आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए एलिजिबल दूसरे स्टेट में नहीं हो सकते। दूसरे स्टेट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एमसीसी काउंसलिंग का ही सहारा लेना पड़ेगा। अब अगर हम ये दो काउंसलिंग्स की बात करें तो नीट के रिजल्ट आने के बाद जनरली सबसे पहले एमसीसी काउंसलिंग शुरू होती है, उसके फॉलो करता है आपका उसके बाद स्टेट्स। अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग टाइमलाइंस चलती हैं, बट जनरली दे ऑल स्टार्ट आफ्टर एमसीसी। एमसीसी की काउंसलिंग के या स्टेट की काउंसलिंग की अगर हम बात करें तो जनरली 4 राउंड होते हैं। कुछ स्टेट्स 3 राउंड में भी करते हैं, जिसमें वो तीसरे राउंड में मॉप अप और स्ट्रे को इकट्ठा कर देते हैं। बट एमसीसी के लेवल पे अगर हम देखें तो एमसीसी के पहले 2 राउंड होते हैं, उसके बाद मॉप अप राउंड होता है और उसके बाद फाइनली एक स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है। एमसीसी की जो अलॉटमेंट है वो पूरी तरह से ऑनलाइन है। स्टेट्स के लेवल पे कुछ स्टेट्स में 4th राउंड या 3rd राउंड वो ऑफलाइन हो सकता है। हर स्टेट के अलग अलग रूल्स हैं इस बारे में।